सर, हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत आप कब से मानते हैं? हरियाणा में स्वान की तो लंबी परंपरा है। और लेकिन उसको आप ऐसे नुक्कड़ नाटक नहीं कह सकते, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक आधुनिक विधा है, आधुनिक फॉर्म है। तो इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है इक्का दुक्का पहले भी होते रहे हों, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन सफ्दर की शहादत के बाद एक तरह से हरियाणा में मुख्य तौर पे जिसको आप नुक्कड़ नाटक की एक जो प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन है उसकी शुरुआत है। क्या समय रहा है इनके साथ उसका? वो 89 की बात है। नहीं, 89 की बात, हाँ 89 की बात है। लेकिन उससे पहले भी नाटक तो होते थे, मतलब लेकिन इक्का दुक्का जगह टीमें होती थी, फिर वो बहुत ओकेजनली थी। मान लीजिए हिसार में एक टीम थी, कुरुक्षेत्र में भी थी, रोहतक में भी कुछ प्रयास हो रहे थे। वो कुछ दिन चली, कुछ दिन नहीं चली। तो उनके शो थे, लेकिन कोई ऐसे ये नहीं था कि हाँ उसको बहुत बुनियादी शुरुआती सी एक वो थी। लेकिन शब्दर की शहादत के बाद वो एक तरह से उसने ज़्यादा तेज़ी से नुक्कड़ नाटक होने शुरू, एक मतलब ज़्यादा मजबूत परंपरा बनी, मतलब। सर, हरियाणा के लोक कलाकारों के विलुप्त होने के क्या कारण मानते हैं? मुझे नहीं लगता है कि लोक कलाकार विलुप्त हो गए हैं। वो हैं तो यहीं पे। और लेकिन ये अलग बात है कि वो मर गए हैं उनमें से काफ़ी लोग, और या ख़राब हाल में हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये जो लोक कलाकार हैं, मतलब इस लोक में भी लोक कला में भी एक घपला है, क्योंकि जिसको लोक कला माना जाता है आमतौर पे, क्योंकि देखिए कोई भी कल्चर है, कोई भी आर्ट है, जो सोसाइटी की पॉलिटिकली सोशली जो हेजिमनी है, उसकी आर्ट को ही उस समय की, वही उस समय की कल्चर होती है, वही उस समय की आर्ट होती है। मसला हरियाणा में अगर हम माने, तो हरियाणा को मानते हैं कि रागनी यहाँ की लोक विधा है। और अगर हम हरियाणा की लोक कला के बारे में बात करें तो कहेंगे कि रागनी या स्वांग। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रागनी और स्वांग है। रागनी में भी बजाने वाले भी हैं, नगाड़ा बजाने वाले, पील बजाने वाले, डेरू बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, इवन बैंड वाले भी हैं, और चिमटा बजाने वाले हैं, डपड़ा बजाने वाले हैं, डमरू बजाने वाले हैं। तो ये से बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उनको अभी जो है कलाकार का दर्जा ही नहीं है, उसको अभी ऑन ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि मेवात की अलग परंपरा है। जो पंजाबी भाषी इलाके हैं वो भी कुछ ना कुछ गाते होंगे। जो यहाँ के जो प्रवासी जो मजदूर यहाँ पर आए हैं, या जो पंजाबी हैं जो विभाजन के बाद यहाँ पर आए हैं, कैंपों में रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ गाते होंगे। उनकी भी कोई परंपरा है। ये जो महिलाएं लोकगीत गाती हैं, मीरा को गाती हैं, कुछ और गाती हैं, है ना। अलग अलग तीज त्योहारों पे जो महिलाओं के लोकगीत हैं, जो शादी के मौके पे हैं, वो भी, उनको भी हमें अपनी लोक कला का हिस्सा मानना चाहिए। या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो पंजाबी आबादी है यहाँ की, है ना, या जो फरीदाबाद के पास का इलाका है जो जहाँ पे ब्रज भाषा का असर है, या यमुना के पास का जो इलाका है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है। तो मतलब इनको अगर हम लोक में शामिल नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोक कला मुकम्मल है। तो देखिए, जो रागनी गायक हैं वो अभी भी वो अपना कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोक कला में रागनी जो है विलुप्त होने के कगार पे है उसका। लेकिन जो तासीर है वो बहुत ही विकृत हो चुकी है। फिल्मी गाने वगैरह वगैरह, और कंटेंट भी उसका बहुत ही वाहियात, और सीडी बनाने से वो काफ़ी वल्गैरिटी तक चला जा चुका है उसका मामला। वो पुराने लोग गायक अब नहीं है जो पक्के साजों पे गाते थे, कुछ ढंग की बात गाते थे। हालांकि वो भी कितने ढंग की थी एक अलग बात है। तो मेरा मानना ये है कि अगर लोक कला में भी देखें, तो ये जो ज़्यादातर जो महिलाएं से संबंधित जो कला है, या जो अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, पंजाबी हैं, मेवात के इलाके हैं, जो मुस्लिम आबादी है, और जो दलित तबके हैं, ये लोक कलाकार खास तौर पे क्राइसिस में है। सर, लोक वाद्य यंत्रों भी विलुप्त होने के कगार पर हैं या बहुत कम दिखाई देते हैं आजकल, उनका क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह मुझे तो ये लगती है कि एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और अब किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ढोल के साथ ढपड़ा बजता था, ढोल ढोल ढपड़ा कहते हैं।
अब सिर्फ ढोल बजता है, डपटा गया। ढोल बजाने वाले कोई सफाई कर्मचारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और ऐसे ऐसे सारंगी जो है, अब अगर हरियाणा के समाज को सारंगी की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे गढ़वे से ही काम चलाना है या फिर उसे सीधा का मतलब बिल्कुल रॉक बैंड पे जाना है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक शून्यता है या सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है जिसको मैं कहूँगा, अगर ये अपने साज को लेके, अपने लोक कलाकारों को लेके, अपने लोक जीवन को लेके अगर ये खुद संजीदा नहीं है, तो इन्होंने तो सब कुछ भुला दिया, हाल ही को भूल गए, है ना। सारे अपने किसी राइटर को नहीं जानते, अपने किसी अच्छे फिल्मकार को नहीं जानते, वो सब इनको कूड़ा लगता है। और इसमें मतलब चिंता की बात यह है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर ये समाज जो है ये इसकी तूती बोलती है, संसाधनों पर ये काबिज है, तो इसलिए ये साज तो होंगे विलुप्त। मतलब एक ऐसा सेट कर दिया गया है एक एजेंडा, ये दुनिया रास्ते पे इस पे चल रही है। इस रास्ते पे आप चलते हैं तो आप कुछ सामान ही जो आप साथ लेके जा सकते हैं, आप लैपटॉप, मोबाइल, है ना, आप घरवा बैंक जो और ये लेके जाएंगे। अब आपको क्या पड़ी है कि आप मामन खां को सारंगी के साथ लेके जाएंगे। तो मतलब इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये जो यहाँ सांस्कृतिक पिछड़ापन है, किसी को सेंस ऑफ लॉस ही नहीं है। अगर किसी को पड़ी ही नहीं है कि भैया सारंगी जो है, जबकि यहाँ पे सारंगी बजाने वाले लोग हैं, अभी भी सारंगी ठीक करने वाले लोग हैं, एकतारा बजाने वाले हैं, बहन में एकतारा बजाता है, वो बनाता भी है, उसकी बहन राजस्थान में खेती करती है एकतारे की, सिर्फ इसलिए कि वो एकतारा बनाता है। तो मुझे तो लगता है कि, और इस पे किसी का ध्यान भी नहीं है। एकतारे की खेती क्या वो अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है कुछ? एकतारा में जो नीचे जो होता है ना, वो एक जो मतलब एक तो बांस होता है, तंबू उसमें टाइप तारा कुछ, लगता है। हाँ, कद्दू टाइप या कुछ ऐसा ना? हाँ, कद्दू टाइप है, कैसा कोई खास वो है, वेजिटेबल है, जिसकी खेती वो महिला करती है, राजस्थान की महिला है। सर, नुक्कड़ नाटक को आप किस रूप में देखते हैं? रूप मतलब वो रोजी रोटी का जरिया है या प्रचार है, कला है? दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मैं कैसे देखता हूँ, एक ये है कि वो कुल मिला के उसके क्या क्या रूप हैं। तो उसके रूप में तो आजकल वो रोजी रोटी के लिए भी है, वो बाजार के लिए भी है, अब आइडिया वाले भी अपने प्रचार के लिए करते हैं, वो जो है आपके गोरक्षा वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल रिएक्शनरी एजेंडा उससे करते हैं, उसको आजकल इनेलो वगैरह पॉलिटिकल पार्टियां भी इस्तेमाल कर रही हैं उसको, और एनजीओ बहुत सारे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें फॉरेन फंडेड एनजीओज भी हैं जिनके पास बहुत बड़ा बजट है। तो आज के दिन अगर नुक्कड़ नाटक को देखें तो उसका रूप है, ये सब कुछ घुल मिल गया है उसका ना, वो एक तरह से ये कहिए कि हर एक उसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मानना ये है कि ये जो ये तो मतलब मेरा मानना ये कि इस मीडियम की तासीर, इसका ठीक ये वो काम ये नहीं है, ये इसका मूल्यन है। नुक्कड़ नाटक हमेशा से एक राजनीतिक औजार रहा है समाज सुधार के लिए, और हस्तक्षेप का औजार रहा है, और लेकिन ये अपने आप नहीं बनता है, ये आप जिस तरह से करेंगे वही काम होगा इससे। मतलब इसके अंदर ये पोटेंशियल है, बड़ी लंबी परंपरा रही है नुक्कड़ नाटक की। तो मेरा मानना ये है कि नुक्कड़ नाटक को लोगों के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उनकी चेतना को विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सर, जनवादी या अभिजनवादी रंगकर्म में आप क्या अंतर मानते हैं? जनवादी तो मैं समझ गया, अभिजनवादी मतलब? अभिजनवादी रंगमंच हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो थिएटर होता है, प्रोसीनियम होता है कि अच्छा, टिकट अच्छा। लेके लोग गए, जी, जी, प्रोसीनियम। सिर्फ मनोरंजन करना ही उनका मतलब उद्देश्य रहता है। मुझे नहीं सिलेक्टेड लगता ऑडियंस कि जिस तरह से आती है, मुझे नहीं लगता कि प्रोसीनियम या या जैसे स्ट्रेट प्ले जो है ये दोनों कोई आमने सामने है, इनमें कोई वो है, मुझे ऐसे नहीं लगता। मुख्य बात ये है कि आप बहुत सारे ऐसे इतने अच्छे नाटक है प्रोसीनियम नहीं, इनमें के। कोई रिश्ता नजर आता है आपको, या कोई इनमें अंतर नजर आता है, इनमें कोई कोरिलेशन? रिश्ता है इनमें, डेफिनेटली है रिश्ता, और इनमें अंतर भी है क्योंकि वो प्रोसीनियम के अंदर होता है, ये प्रोसीनियम के बाहर होता है। इस नुक्कड़ नाटक को एक तरह से आप ये कह सकते हैं जैसे एक छापामार युद्ध होता है, एक ये है कि बड़ा तसल्ली से उस स्ट्रेटेजी बना के एक तसल्ली बख्श काम होता है। प्रोसीनियम में आप बहुत डिटेल में काम कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं। आप
लाइट से, आपके पास दुनिया भर के डिज़ाइन से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लोग नाटक देखने आते हैं एक मेंटल मेकअप के साथ, तो उसमें आप ज़्यादा एक तसल्ली बख्श तरीके से आप एक काम कर सकते हैं। नुक्कड़ में इतना वो नहीं होता कि सब सड़क पे चौराहे पे गांव में वो सब अपना कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको फटाफट एक काम करना होता है। तो ये एक तरह से इनकी परिस्थितियों की वजह से इसमें एक फ़र्क है। सर, नुक्कड़ नाटक का क्या भविष्य मानते हैं आप? नुक्कड़ नाटक का भविष्य तो उज्जवल है, मुझे तो ये लगता है। नुक्कड़ नाटक जनवादी चेतना के प्रसार में कहाँ तक सफल रहे हैं? नुक्कड़ नाटक को मेरा ये मानना है कि काफ़ी सफल रहे हैं, और नुक्कड़ नाटकों ने काफ़ी बदलाव किया है, लेकिन कोई अकेला नुक्कड़ नाटक ये काम नहीं कर सकता। ये भी इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि अकेला नुक्कड़ नाटक ही कोई क्रांति कर देगा। लेकिन जितना सीमित इसका काम है, और अगर इसको उस ढंग से किया जाए, तो वो काम नुक्कड़ नाटक ने यहाँ पे प्रूव किया है। IPTA या पूरी ऐसी लंबी परंपरा है जिसने प्रूव किया आज़ादी के आंदोलन के दौरान। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई ग्लैमराइज कर रहा हूँ। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नुक्कड़ नाटक, IPTA का जो पूरा आंदोलन था, उन्होंने पूरी फिजा बदली थी। बंगाल में अकाल के दौरान या हरियाणा में जो हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, हमने लोगों को बदलते देखा, लोगों को एक बहस में शामिल होते देखा। हम इतनी आलोचना करते थे लोगों की, लेकिन लोगों ने उस और ज़्यादा क्रिटिसिज्म की डिमांड की, हमें चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे, बहुत सहयोग किया। तो मतलब मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक अपना काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत बार ये भी देखते थे कि सरकारी आदमी है, अब सरकारी जनसंपर्क विभाग का नाटक तो ये काम नहीं करेगा नुक्कड़ नाटक। आप यही इसमें मुख्य बात है कि आप नाटक किस नज़रिए से करते हैं, और आपके नाटक में कितना पोटेंशियल है, कितना सशक्त, कितना मजबूत आपकी स्क्रिप्ट है, कितना मजबूत आपका इरादा है। क्या नुक्कड़ नाटक लोक नाट्य परंपरा से जुड़ता है? लोक नाट्य परंपरा से मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इसमें ना काफ़ी एक बहस रही है लोक नाट्य में। जैसे हरियाणा के संदर्भ में मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ये कहते हैं कि ये स्वांग है नुक्कड़ नाटक, या कुछ लोग ये कहते हैं कि आप स्वांग को नुक्कड़ नाटक क्यों नहीं कहते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नौटंकी जो है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ऐसी तो बहुत सारी विधाएं रही हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें कोई माइक इस्तेमाल नहीं होता, चौराहे पे इकट्ठे हुए चारों तरफ ऑडियंस से कम साधनों में वो करते हैं, उसमें गायन भी है और परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सारे इनमें एक डिस्टिंक्शन है। तो हम बजाय इसके ये कहें कि ये वो है और वो ये है और फिर इसको क्या कहेंगे, इसकी बजाय नौटंकी नौटंकी, नाटक नाटक है, स्वांग स्वांग है। ये लोक नाट्य की एक परंपरा रही है नुक्कड़ नाटक की भी, मेरा ये मानना है यहाँ पर। और मतलब लेकिन ये एक आधुनिक विधा है, मतलब इसको हम इस तरह से नहीं जोड़ सकते कि ये इसकी कोई बड़ी इतनी गहरी परंपराएं हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल फॉर्म है ये, और वैसे तो हर फॉर्म एक पॉलिटिकल फॉर्म होती है, लेकिन ये एक आधुनिक विधा है। और इसमें जो आप ये कह रहे हैं कि लोक नाट्य परंपरा, हाँ, लोक नाट्य की जो मतलब इसकी परंपरा है या नहीं है। आपकी टीम सर जो नुक्कड़ नाटक तैयार करती है, ये जो लोक नाट्य वाले में ना, मुझे लगता है कि लोक का मतलब उसमें लोक का मतलब एक एक्सपीरियंस है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस लोगों का, उनका डेली रूटीन, और जो उनकी तीज त्योहार, जो कल्चरल लाइफ है, मेहनत मजदूरी, पेशा, बच्चे बाल, है ना, ये सब चीज़ें उनकी जो है ना, ये जिसमें व्यक्त होती है। तो लोग जरूरी नहीं कि एक फॉर्म को हम ये कहें कि वो एक है, वो एक लोक विधा है क्योंकि वो लंबे समय से आ रही है, लेकिन अगर वो किसी मीडियम में आती हैं तो वो एक तरह से उसका हिस्सा बन जाती है, और इतना पोटेंशियल नुक्कड़ नाटक में है। आपकी टीम जो नुक्कड़ नाटक तैयार करती है वो कितने दिनों में प्रस्तुति के लायक बन जाता है? इसमें वैसे तो कई बार तो ऐसे मौके भी आते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा ग्रुप है, कोई ऐसा तो है नहीं कि फुल भक्ति नाटक ही करते हैं, तो अपना कोई रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रहा है, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। और कई बार ऐसे होता है कि वक्त नहीं मिल पाता है कि भैया फलाने दिन शो करना है, तो हम कई बार तो सप्ताह भर में भी हमें करना पड़ता है।
वरना आम तौर पे मतलब 20-25 दिन या महीना भर हम मुझे लगता है इतना भी लगता है हमारा वक्त। सर नुक्कड़ नाटक सॉरी, करने से तैयार करने में अगर हम नया तैयार कर रहे हैं जी। तो इतना वक्त लगता है। कई बार मान लीजिए जो हम पहले से तैयार कर रहे हैं तो फिर हम 1-2 दिन की रिहर्सल के बाद भी परफॉर्म कर देते हैं। तो आपकी टीम जो नुक्कड़ नाटक लेकर जाती है गांव में, शहर में, अलग अलग जगहों पर, तो नाटक से पहले उसका प्रचार का क्या जरिया रहता है? नाटक से पहले प्रचार का जैसे हम शहर में कर रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने कर दिया, स्टेशन पे किया, तो उसका तो कुछ नहीं, इकट्ठे हुए, ताली बजाई और लोग मतलब तालियां बजा के, ढप बजा के, म्यूजिक से लोगों को इकट्ठा किया, ये आपस में कुछ स्लोगन लगाए, लोग इकट्ठा हो गए, नाटक शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे शो होते हैं जो मान लीजिए कोई बस्ती है, जिस बस्ती ने हमें बुलाया है नाटक करने के लिए, तो उसमें उस बस्ती के जो एक आध जो बुलाने वाले हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वो पड़ोस में बता देते हैं और ये थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो उसमें एक तरह से वो खुद सूचना दे देते हैं पूरी बस्ती में। हम जब जाते हैं तो हम बस्ती में जाके घूमते हैं और ताकि पूरी सभी गलियों में घूमें और एक जगह बताए कि वहाँ नाटक करें, लोग आ जाते हैं। गाँव में जो नाटक करते हैं उसका तरीका ये रहता है कि जैसे बहुत सारे गाँव में हमें बुलाते भी हैं लोग, तो गाँव में कोई एक मंदिर है जो रात को अनाउंसमेंट करता है, तो उस मंदिर से अनाउंसमेंट करा देते हैं कि भैया फलाने दिन नाटक होगा। फिर जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर है वो भी घर घर जाके बता देते हैं या मुनादी करवा देते हैं। इस तरह के तरीके गांव में ऑर्गेनाइजर अपनाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम भी डप और ढोलक वगैरह लेके गलियों में घूमते हैं और नाटक करते हैं। सर नाटक को करने से पहले रिहर्सल जो है वो एक ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि नुक्कड़ नाटक को बिना रिहर्सल के भी किया जा सकता है या उसके लिए ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती। नुक्कड़ नाटक ये सब मेरा बिल्कुल नहीं मानना है कि नुक्कड़ नाटक के लिए भी रिहर्सल बहुत ज़रूरी है और इसको आप एक्टिंग के नज़रिए से, इवन डायरेक्शन के नज़रिए से, इवन एक आर्ट, एक फॉर्म के लेवल पे भी बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना चाहिए नुक्कड़ नाटक को। अगर कोई ऐसा मानता है तो मतलब ये चिंता की ही बात है। बाकी इसमें ना बहुत सारी कुछ लेकिन ऐसी फॉर्म भी होती है जिसके अंदर वो, लेकिन वो फॉर्म ही ऐसी होती है जिसके अंदर रिहर्सल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उन एक्टर की, उस ग्रुप की ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वही उनकी रिहर्सल है। जैसे फ्रीडम थिएटर है, वो फिलिस्तीन का थिएटर ग्रुप है, तो वो क्या करता है, वो ग्रुप खड़ा हो जाता है, लोगों को कहते हैं कि आप अपनी बात बताइए। प्लेबैक थिएटर है, वो अपने जीवन का कोई हिस्सा बताते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि फलाने दिन मेरे दोस्त को ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो उसको परफॉर्म करते हैं मिलके, तो उसी वक्त सुनते हैं, उसी वक्त उसको परफॉर्म करते हैं। तो वो इंगेज एक इंटरेक्टिव थिएटर है। तो अगर इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन वो फिर अलग एक अलग फॉर्म है। बाकी रिहर्सल होनी चाहिए। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो संदेश आप जनता तक लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो संदेश जनता तक पहुंचता है? हाँ, वो पहुँचता है, वो संदेश बिल्कुल पहुँचता है लोगों तक। और यही वजह है कि इसीलिए इसको बाजार ने इतना कैप्चर किया है। अगर ये मीडियम इतना सशक्त ना होता तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाजार हैं, कंपनियां हैं, ये सब इसकी तरफ ना झपटते, बल्कि इससे नाटक, नुक्कड़ नाटक का नुकसान हुआ है इस वजह से, क्योंकि इन्होंने एक मीडियम को, जो लोगों का औजार था, जो एक साधारण लोगों की एक तरह के उनका हथियार था, उसको इन्होंने करप्ट कर दिया। तो पहुंचता है उसके माध्यम से नुक्कड़ नाटक। और अभी भी ये नुक्कड़ नाटक बहुत ही सशक्त है, ऐसा नहीं है कि इसको, इस मीडियम को बिल्कुल करप्ट नहीं किया जा सकता। आज तक जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए उनका एक खास उद्देश्य था जन चेतना जागृत करना, लोगों को व्यवस्था के लिए संगठित करना। तो क्या आज इस तरह का कोई विजन हमारे सामने है? विजन तो है, विजन तो इस समय पे भी है, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विजन कहीं चला गया है। ये कह सकते हैं कि धुंधला हो गया है, और ये कह सकते हैं कि अब इस समय पे हालात बहुत बदल गए हैं। अगर पूरा, क्योंकि नुक्कड़ नाटक को अगर हम एक समाज सुधार के तरह से देखते हैं तो नुक्कड़ नाटक को उन सब जितने भी ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो इसी काम, इसी दिशा में चल रही हैं, उनसे अपने आप को लिंक करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जनवादी आंदोलन की एक हालत है। तो उस वजह से ये कह सकते हैं कि विजन थोड़ा धुंधला पड़ा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि विजन कहीं चला गया है, विजन तो यही है। बात यह है कि जो भी इस समय के नाटक करने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, जो ग्रुप हैं, वो कितना अपने विजन पे बने रहते हैं।
नुक्कड़ नाटकों में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक मानते हैं? इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति बिल्कुल लाभदायक है। और एक तरह से आ, ये ज़्यादा मतलब एक स्पॉन्टेनियस एक चीज़ होती है, तो वो बहुत मतलब थोड़ा जिंदा दिली से होती है, जीवन भी बनाते हैं। इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन हो रही है और आप स्क्रिप्ट को कैजुअली ले रहे हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन बहुत तरह से होती है। मान लीजिए आपका स्पेस पता नहीं कैसा मिलेगा, है ना, या आपको मतलब क्योंकि उस समय पे आप वो एक प्लान्ड नहीं है, तो उसके अंदर एक तरह की इम्प्रोवाइजेशन जो है वो उसके अंदर ही निहित है। उतना स्कोप तो हमें रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने जो हमारा मैसेज है या जो हमारी स्क्रिप्ट है उससे इधर उधर मतलब ये एक तरह की अराजकता और इम्प्रोवाइजेशन अलग अलग चीज़ है। सर, क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटक ने एक समय में जो लोकप्रियता हासिल की थी, आज कहीं ना कहीं उसके पास उसका अभाव है, उस लोकप्रियता का? हाँ मतलब लोकप्रियता का, वैसे तो पहले जो है ना नुक्कड़ नाटक, अगर हम हरियाणा में देखें तो लोगों को लगता था नुक्कड़ नाटक क्या है क्या है। तो अब लोग जानने तो लगे कि नुक्कड़ नाटक एक चीज़ है ना। और गांव गांव तक भी नुक्कड़ नाटक, चाहे वो कंपनियां लेके गई, चाहे हम लोगों ने जत्थे चलाए हैं और भी ग्रुप हैं, तो लोगों को ये तो लगा कि एक नुक्कड़ नाटक से परिचित तो है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक लोकप्रिय हुआ है। और अगर लोकप्रियता की कमी है तो उसका मानना मेरा यही है, लोकप्रियता की कमी से, कि भैया जिस काम के लिए ये था उस में कम ही काम आ रहा है। तो अब अगर मान लीजिए किसी को अपना धंधा करना, तो उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है, और क्या वो बिगाड़ सकता है नुक्कड़ नाटक का, और क्या विजन उसका बिगाड़ सकता है। और लेकिन अभी भी ये ऐसा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं हालांकि, लेकिन जो काम कर रहे हैं। और अगर कोई कोई माहौल बनता है, कुछ वो बनता है, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट भी बन सकता है। सर, नुक्कड़ नाटक लेखन आप व्यक्तिगत मानते हैं या सामूहिक? लेखन तो व्यक्तिगत भी हो सकता है नुक्कड़ नाटक लेखन, और सामूहिक भी हो सकता है, इम्प्रोवाइज भी हो सकता है। मुझे लगता है तीनों तरह से किया जा सकता है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इम्प्रोवाइज करके एक आदमी को जिम्मा दे दें कि भैया अब तुम इसको लिख दो। अगर किसी को मान लीजिए लिखने में एक तरह का थोड़ी विशेषज्ञता है, थोड़ा हाथ ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई आदमी लिख दे और ग्रुप को पसंद आता है उसको खेल ले। क्योंकि अभी बहुत सारे नाटक खेल रहे हैं, हमारे नाटकों को भी काफ़ी लोग खेल रहे हैं, तो वो उनके लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो खेल रहे हैं। और लेकिन इम्प्रोवाइजेशन भी एक अच्छा तरीका है। नुक्कड़ नाटकों को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उसकी क्या कमियां उजागर होती हैं? नुक्कड़ नाटक को फॉर्म के तौर पे जब मैं देखता हूँ, एक मीडियम के तौर पे, तो मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसको कम एक्सप्लोर किया गया है। कम एक्सप्लोर करने का मतलब मेरा इससे है कि ये और ज़्यादा इंटरैक्टिव और किस तरह से और बेहतर ढंग से लोगों को इंगेज कर सकता है। और ये एक ही किसी खास मसले पे किसी खास समय में एक एक पूरी डिबेट क्रिएट कर सकता है। और इवन डिज़ाइन के हिसाब से, अगर आपको ये लगता है कि आप मतलब कहीं पे भी आप नाटक कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो अगर इसमें तो थोड़ा सा इस लिहाज से भी इस पे ध्यान देना चाहिए, इसके डिज़ाइन पे भी। इवन जहाँ पे आप कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, तो आप उस जो भी अवेलेबल लोकेलिटी है उसमें सिर्फ स्पेस के अलावा भी अगर आप सराउंडिंग को देखते हुए कोई डिज़ाइन कर सकते हैं उसी वक्त, या इवन कॉस्ट्यूम को लेके भी मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ कुर्ता और इस तरह से ही, या कम प्रॉप्स और या म्यूज़िक नहीं होगा, इनसे बाहर निकलना चाहिए। और इसके फॉर्म के तौर पे भी इसमें और अपडेटिंग इसकी होनी चाहिए। एक तो मेरे को ये लगता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि इसकी आलोचना माने या किसकी आलोचना माने, कि जैसे लगता है ये प्रचार का है, राजनीतिक प्रचार का। कोई बाजार का प्रचार मानता है तो कोई मानता है राजनीतिक प्रचार करो जी, फला एक खास किस्म की राजनीति के प्रचार के लिए। ये भी गलत है। मैं इसको भी आलोचनात्मक तौर पर देखता हूँ। ये भी अवमूल्यन है, इसका काम अलग है, ये किसी के प्रचार के लिए नहीं है। तो इन चीज़ों से इसको निकलना चाहिए। और एक हस्तक्षेप का मतलब ये है कि जो भी मसले हैं सोसाइटी के, उन मसलों के बीच में एक बहस को प्रस्तावित करें।
और यथास्थिति को चोट दे, ये इसकी कसौटी है। अगर ये यथास्थिति को मजबूत करता है तो मेरा मानना ये है कि ये कैसा भी नुक्कड़ नाटक हो, ये कारगर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आपके परसेप्शन नहीं बदलता है ना, उन्हीं परसेप्शन को मजबूत करता है, तो भी आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। मतलब नुक्कड़ नाटक करने से ही सारा काम नहीं हो जाता है, अगर आप एक खास मकसद से कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये इसका थोड़ा सा इसको अपडेट करना चाहिए इस एंगल से। बाकी ये है कि एक ही फॉर्म के तौर पे जो मुझे लगता है म्यूजिक होने चाहिए, खूब गाने होने चाहिए, खूब स्टायर होना चाहिए। ये नहीं कि एक सो कॉल्ड गंभीर और एक तरह का प्रचारात्मक नाटक किया और आप भी एक खाने में चले गए, लोगों ने भी देखा और चले गए, नहीं, और ज़्यादा मार्ग क्षमता बढ़ानी चाहिए। सर, नुक्कड़ नाटक जैसे कहा जाता है जनवादी आंदोलनों की देन है। आज के समय में जबकि इस तरह का कोई जन आंदोलन हमारे सामने नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नुक्कड़ नाटक की ज़रूरत ख़त्म हो गई है या इसके स्वरूप में किसी बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक तरह के ये मानते कि जनवादी आंदोलन की देन है नुक्कड़ नाटक, जबकि मुझे लगता है कि जो उस समय की परिस्थितियां हैं, जो भी खास परिस्थितियां हैं, नाटक उनकी देन है। कोई भी फॉर्म, जनवादी आंदोलन खुद उस समय के हालात की परिस्थितियों की देन है। आज़ादी के इप्टा सिर्फ मतलब उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो विमर्श था, जो हालात थे, उनकी देन है इप्टा। तो नुक्कड़ नाटक भी ऐसे ही अपने समय की परिस्थितियों की देन है। फिलहाल जो है जनवादी आंदोलन मतलब कितना है कितना नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ज़रूरत कितनी है। अगर हम देखें तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है नुक्कड़ नाटक की इस समय पे। अगर मतलब लेकिन जो नुक्कड़ नाटक के साथ जो हुआ है, जिससे हमें लगता है कि फिलहाल लगता है कि इसकी या तो इसकी क्षमता कम हो गई है या ये रहा नहीं है या इसका क्या फ्यूचर है, पता नहीं क्या होगा। इसका कारण ये है कि इस समय पे इतना विपर्य है, सब कुछ उल्टा खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि जैसे अब कविता की का हाल खराब है, अच्छे साहित्य का हाल खराब है, सब कुछ बाजार में लाके खड़ा कर दिया है। तो इस समय पे चुनौती ज़्यादा बड़ी है। अगर उस चुनौती से लड़ने की तैयारी है जनवादी आंदोलन की और नाटक की, नुक्कड़ नाटक की, और नुक्कड़ नाटक का मतलब है इस समय के नाटककारों की, है ना, तो एक अलग स्थिति होगी। और अगर ये खुद सरेंडर करेंगे या ये खुद जाके बाजार में अगर खड़े होने की सोचता है कोई नुक्कड़ नाटक को लेके, तो फिर तो क्या भविष्य है। नुक्कड़ नाटक तो खूब होगा, मुझे नहीं लगता कि नुक्कड़ नाटक कहीं चला जाएगा। नुक्कड़ नाटक बहुत होना है, नुक्कड़ नाटक रहेगा, लेकिन बात यह है कि नुक्कड़ नाटक को एक जो जनता के पक्ष की तरह से मजबूत करने की उनकी फॉर्म, उनका हथियार, उनका औजार, ये इसमें कमी आएगी। तो ये मुझे लगता है सारा निर्भर करता है नुक्कड़ नाटक करने वाले लोगों पर। अगर वो इस पर कमिटेड है तो वो इस समय के साथ जैसे पेश आएंगे, नाटक का वही होना है। ठीक, थैंक यू सर। शुक्रिया।